रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बनाकर बेचती थी। उसके पास एक छोटा सा कॉटन कैंडी बनाने का मशीन भी था। जंगल के बूढ़े हुए बच्चे रानू से कॉटन कैंडी खरीद के मजे से खाते थे। शाम होते ही रानू अपने पैसे गिन रही थी। माँ, जंगल के सभी पक्षी बहुत मजे से कॉटन कैंडी खाते हैं ना? हाँ गुड़िया, ऊपर वाले की कृपा से मेरा ये धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। जंगल के पक्षी बहुत ही पसंद से कॉटन कैंडी खा रहे हैं। माँ, कल संडे है ना, मैं भी तुम्हारे साथ कल कॉटन कैंडी बेचने आऊंगी माँ। हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, चलो अब पहले दाना खा लेते हैं। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर भोजन कर रहे थे। तभी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, वैसे तुम कॉटन कैंडी कैसे बनाती हो? मुझे उसके बारे में बताओ माँ। गुड़िया बेटी, कॉटन कैंडी के मशीन में रंग बेरंग चीनी डालनी पड़ती है, तब जाकर हमें कॉटन कैंडी मिलती है। फिर माँ बेटी उस रात भोजन करके आराम से मीठी नींद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रानू अपनी बेटी से कहती है, अरे गुड़िया, तुम रोज स्कूल तो बहुत देर से जाती हो, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ, मुझे कब से चीनी की मिठाई बनाने का शौक था। माँ, आज मेरा शौक पूरा होने जा रहा है। फिर रानू अपने ठेले के ऊपर कॉटन कैंडी बनाने वाले सारे चीजें रख लेती है और उस ठेले को जंगल में लाकर कॉटन कैंडी बेचने लगती है। माँ, अब जल्दी से कॉटन कैंडी बनाओ माँ, मुझे देखना है कॉटन कैंडी कैसी बनती है। अरे गुड़िया बेटी, मेरे पास तो रंग ही नहीं है, बिना रंग के कॉटन कैंडी कैसे बनाऊंगी? गुड़िया बेटी, तुम यहीं रुकना, मैं गौरी से जाकर रंग खरीद के ले आती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी उस जंगल में फुड कलर बनाकर बेचती थी। सब जंगल के पक्षी गौरी से ही फुड कलर खरीदते थे, पर किसी पक्षी को भी पता नहीं था कि वो बहुत हानिकारक फुड कलर बनाती थी। अरे रानू बहन, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? गौरी, मेरे पास फुड कलर्स खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ फुड कलर्स चाहिए। फिर गौरी रानू को कुछ फुड कलर्स दे देती है। रानू उन फुड कलर्स को लेकर अपने ठेले के पास आ जाती है। क्या हुआ माँ, क्या आपको रंग मिले? हाँ गुड़िया, मुझे रंग मिल गए हैं, मैं अभी कॉटन कैंडी बनाती हूँ। रानू आंटी, मुझे पिंक कलर का कॉटन कैंडी चाहिए। फिर रानू गुलाबी रंग से कुछ कॉटन कैंडीज बना लेती है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर कॉटन कैंडी खरीद के चले जाते हैं। माँ, मुझे आज पता चला तुम कॉटन कैंडी कैसे बनाती हो। हाँ गुड़िया बेटी, वैसे आज भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। चलो अब हम घर चलते हैं। उस दिन दोनों माँ बेटी कॉटन कैंडी बेचकर अपने घर चले जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही उस जंगल का मुखिया उल्लू सब दुकानों के पास जाता है और उनसे खाने की चीज़ों के बारे में सवाल पूछने लगता है। क्या बात है मुखिया जी, आप कैसे आना हुआ मेरे ठेले पर? क्या आपको समोसे चाहिए? नहीं नहीं कलुआ, मैं तो ऐसे ही देखने के लिए आया हूँ। तुम कुछ मिलावट कर रहे हो क्या आपने समोसे में? नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने मिलावट करना छोड़ दिया है। अब मैं कुछ भी मिलावट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको शक है तो खाकर देख लीजिए। ठीक है कलुआ, कुछ भी मिलावट मत करना, वरना मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। फिर वो बाकी पक्षियों के पास भी जाता है, जाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। वैसे ही वो रानू के पास भी आता है। क्या हुआ मुखिया जी, आप कुछ ढूंढ रहे हो? वैसे आप यहाँ आज मेरे ठेले पर कैसे आए हो? मैंने सुना है काफी सारे पक्षी बीमार हो रहे हैं फूड कलर्स के वजह से। वैसे फूड कलर्स कौन बेच रहा है? क्या इस जंगल में फूड कलर्स के वजह से पक्षी बीमार पड़ रहे हैं? ये जंगल में तो गौरी ही फूड कलर बेचती है, सब पक्षी उसी से ही खरीदते हैं। ये देखिए मुखिया जी, मैं भी इतने दिनों से इस गौरी के पास से ही फूड कलर्स खरीद रही थी। चिड़िया, ये सब बहुत हानिकारक है, मुझे गौरी कव्वी के पास ले चलो। रानू जंगल के मुखिया को गौरी कव्वी के घर ले जाती है। तभी गौरी कव्वी फूड कलर्स बना रही थी। गौरी, तुम्हारी वजह से जंगल के पक्षी बहुत बीमार हो रहे हैं। मुखिया जी, मैं भी इतनी दिनों से इस गौरी के पास से ही फूड कलर खरीद रही थी, मुझे तो पता नहीं था कि इसमें इतनी हानिकारक केमिकल्स है। गौरी, आज के बाद से तुम इस जंगल में दिखाई नहीं दोगी। मेरे जंगल से तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ, निकलो मेरे जंगल से। ऐसा कहकर मुखिया गौरी को अपने जंगल से बाहर निकाल देता है। उस दिन के बाद से रानू चिड़िया बिना फूड कलर के सिर्फ सफ़ेद चीनी से ही कॉटन कैंडी बना रही थी। जंगल के पक्षियों को सादा चीनी वाला कॉटन कैंडी भी बहुत पसंद आ रहा था। उस दिन के बाद से सब पक्षी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया खिलौने बनाने के फैक्ट्री में काम करती थी। वो उन दिनों बीमार रहने लगी थी। चिड़िया बहन, तुम्हें घर में बैठकर आराम करना चाहिए।
तुम बहुत बीमार हो। तुम ऐसे ही कब तक फैक्ट्री में आकर काम करते रहोगी? हरियाली बहन, अगर मेरे बेटे कुकू को कुछ काम मिल जाएगा तो फिर मैं घर में बैठकर आराम ही आराम करूंगी। फिर उस दिन चिड़िया फैक्ट्री में काम खत्म करके अपने घर आती है। क्या बात है कुकू बेटा, क्या आपको कुछ काम मिला? नहीं माँ, मैं हर दिन जंगल के पक्षियों के पास जाकर काम मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी पक्षी मुझे काम देने से मना कर रहा है। कुकू बेटा, तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त कबूतर के पास जाओ। वो दूसरे जंगल में रहता है और वो बच्चों की चीज़ें बनाता है, जैसे कि कॉटन कैंडी। तुम कबूतर चाचा के पास जाकर कॉटन कैंडी कैसे बनाते हैं वो सब सीख कर आना। हाँ माँ, मैं कल ही चाचा कबूतर के पास जाऊँगा। फिर दूसरे दिन कुकू अपना ज़रूर का सामान लेकर चाचा कबूतर के पास चला जाता है। फिर कबूतर कुक्कू को रंग बिरंगे चीनी बनाना सिखाता है। देखो कुकू बेटा, हमें इस रंग बिरंग चीनी को अच्छे से पकाना है, फिर धूप में सुखा कर इससे कॉटन कैंडी बनाना है। फिर कबूतर कुकू कॉटन कैंडी मशीन के पास ले जाता है और उसे कॉटन कैंडी बनाना सिखाने लगता है। कुकू बेटा, सूखा हुआ लाल चीनी इस मशीन में डालना है, फिर हमें एक लकड़ी के मदद से कॉटन कैंडी इकट्ठी करनी है। फिर कुकू वो सब सीखने के बाद कबूतर चाचा के साथ जाकर उसे बेचना भी सीख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो वापस अपने घर आ जाता है। रानू चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, मैं तुम्हारा लौटने का ही इंतजार कर रही थी। माँ, मैंने कबूतर चाचा से सब कुछ सीख लिया है, कैसे कॉटन कैंडी बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। फिर देर किस बात की कुकू बेटा, तुम कल से ही कॉटन कैंडी बनाकर हमारे जंगल में बेचना शुरू कर दो। हाँ माँ, मैं कल से ही ये काम करना शुरू कर दूंगा। फिर कुकू गुलाबी रंग वाला चीनी बनाता है। फिर जैसे कबूतर चाचा ने बोला था, उस चीनी को कॉटन कैंडी के मशीन में डालकर कॉटन कैंडी बना लेता है। ऐसे ही कुछ ही देर में कुकू बहुत सारे कॉटन कैंडी बना लेता है। फिर उन कॉटन कैंडी को लकड़ी पर टांगकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगता है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई कुकू से कॉटन कैंडी खरीद कर खाने लगता है। फिर उसने उसे दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। फिर रोज़ जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेच रहा था और कुकू पैसे अच्छे से कमा रहा था। ऐसे ही एक दिन रानू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ है? माँ उठिए माँ, क्या ये सब कैसे हो गया? कुकू जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ ले आता है। कुकू बेटा, तुम्हारी माँ को फालिज का अटैक हुआ है। अब तुम्हारी माँ का आधा शरीर काम करना बंद हो चुका है। डॉक्टर साहिबा, क्या मेरी माँ ठीक हो सकती है? हाँ कुकू, तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। जितने पैसे लगते हैं चलेगा, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। दूसरे दिन ही कुकू अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। अपनी माँ का इलाज के लिए कुकू अपने घर को कल्लुआ कौवे को बेच देता है। फिर कुकू कॉटन कैंडी बेचते हुए एक जगह बैठकर रोने लगता है। लगता है जब मेरी माँ ठीक होकर अस्पताल से वापस आएगी तो वह कहाँ रहेगी, उनके लिए तो उनका घर ही सब कुछ था। उसका रोना देखकर वहाँ से गुजरती हुई लाल परी उसके पास आती है। क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? फिर कुकू लाल परी को सारी बात बताने लगता है। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? लाल परी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को पालूंगा, लेकिन मेरी माँ को सुरक्षित रखने के लिए मुझे एक घर चाहिए। अच्छा, बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना कर देती हूँ। लाल परी कुकू के लिए एक सुंदर और मजबूत सा कॉटन कैंडी घर बनाकर देती है। लाल परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ के साथ इस घर में आराम से रह सकता हूँ। कुकू, तुम अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रखना। माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों को ऊपर वाला भी हमेशा मदद करता है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। कुकू बेटा, ये तो कॉटन कैंडी का घर है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? फिर कुकू अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसने उसके इलाज के लिए घर बेच दिया और कैसे एक दिन लाल परी जाकर उसे कॉटन कैंडी घर दे गई। चलो अच्छा है कुकू बेटा, ऊपर वाले ने हमारे लिए लाल परी को भेजा होगा। माँ, अब मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से आपका ध्यान भी रखूंगा। उस दिन के बाद कुकू चिड़ा जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेचकर अपनी माँ रानू के साथ कॉटन कैंडी के घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। कालू और गौरी गर्मी से बहुत परेशान थे।
वह पहाड़ों के ऊपर ठंडी ठंडी छाया ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्हें छाया तो नहीं मिलती, लेकिन एक छोटा सा बादल नजर आता है। गौरी, वो देखो वहां एक बादल है, जल्दी से उसे पकड़ते हैं, कहीं वह भाग न जाए। फिर वो दोनों जल्दी से जाकर छोटे बादल को पकड़ लेते हैं। कौवे अंकल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, अचानक से रास्ता भटक गया। इतने दिनों बाद मिले हो, अब हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे? आने दो, तुम्हारे बाप को ना जाने कहाँ बरस रहा है। हमारे जंगल में तो अभी तक तपती गर्मी पड़ रही है। ऐसा कहकर गोरी कौवी जल्दी से रस्सी लाती है और बादल को रस्सी से बांध देती है। थोड़े समय बाद बादल का पिता आता है और अपने बेटे को रस्सी से बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है। मेरे बेटे को ऐसे बांध के क्यों रखा है? हमें छोड़ दो, हमें पूर्व के जंगल में बारिश करने के लिए जाना है। हम तुम्हारे बेटे को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमारे जंगल में बारिश करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा मैं तभी आऊंगा। कालू कौवे तो बहुत ही दुष्ट पक्षी थे, वह किसी की भी नहीं सुनते हैं। वह छोटू बादल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। बड़ा बादल उनके पीछे पीछे आता है। जल्दी से वह दोनों बादल को लेकर अपने घर चले जाते हैं। पहले हमारे जंगल में बारिश करो, फिर तुम्हारे बेटे को हम छोड़ देंगे। मैं अकेला बादल पूरे जंगल में बारिश नहीं कर सकता, ये काफी सारे बादल का काम है। अच्छा ठीक है, फिर तो हमारे घर पर ही बारिश करो, ये काम तो तुम कर सकते हो ना। लेकिन यह सब काम मैं आदेश के बिना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो हमारी बात मानी होगी, वरना यहाँ से भाग जाओ। बादल अब कर भी क्या सकता था, उसे कौवों की बात माननी पड़ी। रात होते ही वो कौवों के घर में बरसने लगता है। वो पूरी रात कौवों के घर पर बारिश करता रहा। अब इस बादल से हम दोनों रोज रोज बारिश करवाएंगे। इसके बेटे को संदूक में छुपा देना। गोरी कौवी ऐसा ही करती है। पास में ही चिड़िया का घर था। चिड़िया को कौवों के घर में बारिश होते हुए दिखाई देती है। चलो, अच्छा हुआ जंगल में बारिश हो रही है, गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। सुबह होते ही चिड़िया चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ उसके घर पर कोई भी बारिश नहीं था। अरे ये क्या, मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? मैं कितनी खुश थी। तभी चिड़िया की नज़र कौवों के घर पर जाती है। उनका घर तो भीगा हुआ था, हर जगह पानी दिखाई देती है। वह भागी भागी उनके घर जाती है। कौवे भैया, कल रात बारिश हुई थी क्या? हाँ हुई थी। क्या तुम्हारे घर नहीं हुई? नहीं हुई थी, यही तो मैं पूछने आई हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? चिड़िया, हमें क्या पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो भी हो हमें तो मजे ही आ गए। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटे बाद पापा बादल अपने बेटे को लेने कौवों के घर आता है। अगर तुम्हारे बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें रोज हमारे घर पर बारिश करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। पापा बादल बहुत डर जाता है और कौवों के सामने रोने लग जाता है। तो वो ऐसा मत करना, मैं रोज तुम्हारे घर पर बारिश करूंगा, लेकिन मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मगर किसी को बताने की कोशिश भी मत करना। याद रखना तुम्हारा बेटा कालू और गौरी के कब्जे में है। पापा बादल निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह दिन भर नदियों से पानी पीकर रात होते ही कौवों के घर में बरसने लगता है। अब लगातार उनके पेड़ पर बारिश होने से उनका पेड़ फलों से भर जाता है। कालू जी, यह देखिए, हमारे पेड़ पर फल भी लग गए। यह बादल का बेटा तो बड़ा ही काम आया। हाँ गौरी, हमें खाने की कोई चिंता भी नहीं है, और बाकी पक्षियों को देखें वो कितनी चिंता में रहते हैं गर्मियों की वजह से। अब कालू गौरी को कुछ भी चिंता नहीं थी। अब उन्हें ना ही गर्मियों की चिंता थी और ना ही भोजन की। धीरे धीरे अब सब पक्षियों को पता चल जाता है। दोस्तों, आखिर बात क्या है? सिर्फ कालू और गौरी के घर पर ही बारिश होती है। हाँ दोस्तों, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। चलो, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, हम उनसे फल मांगकर फल तो खा ही सकते हैं। इतने बड़े बड़े सेब लगे हैं उनके पेड़ पर और पके हुए हैं। लेकिन यह सोचकर वो सब कालू गौरी के पास आ जाते हैं। गौरी, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हमारे घरों पर बारिश भी नहीं होती और हमारे पेड़ के फल पक भी नहीं रहे हैं। हमें भोजन लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। हम सबको एक एक सेब दे दे, आपके सेब तो बहुत ही बड़े हैं। अरे वाह, मेरे पेड़ के सेब लेने के लिए कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो। अब तुम्हारे घरों पर बारिश नहीं होती तो मैं क्या कर सकती हूँ? चलो भागो यहाँ से, एक सेब भी नहीं दूंगी, भिखारी कह के चलो यहाँ से। गौरी, अगर हमारे घर पर बारिश हुई होती तो हम आपसे भोजन नहीं मांगते। कृपा करके एक एक सेब खिला दे। अगर हम दोनों तुम सबको सेब खिला देंगे
तो हमारे पेड़ के सेब खत्म हो जाएंगे। अब तुम चलो, भागो यहाँ से। फिर सब पक्षियों उदास होकर वहां से लौट जाते हैं। दूसरी तरफ पापा बादल बहुत दुखी हो रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे को इन दोनों दुष्ट कौवों ने अपने घर पर रख लिया। कितने दिनों से मैं अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। पापा बादल की बातें उस जंगल में रहने वाली एक बुलबुल सुन लेती है। वो तुरंत बाकी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। फिर सब पक्षियों कौवों के घर जाकर बादल के बेटे को संदूक से बाहर निकालते हैं और पापा बादल को सौंप देते हैं। पापा बादल अपना बेटे को पाकर बहुत खुश था। फिर सब पक्षियों कौवों को कड़ी सज़ा देते हैं। फिर सब पक्षियों मिलकर दोनों कौवों को साथ में रस्सी से बांध देते हैं और खड़ी धूप में रख देते हैं। फिर सब पक्षियों कौवों के पेड़ से सेब तोड़ के खा लेते हैं और फिर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इस जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया ने अभी अभी एक अंडा दिया था। वो अपने अंडे को बड़े ही प्यार से निहार रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। बस तुम्हारा अंडे से बाहर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी अचानक से बारिश का पानी रानू चिड़िया के घोंसले में आने लगता है। उसका एक अंडा पानी में डूब रहा था। अरे ये क्या, बारिश का पानी तो घोंसले में आ रहा है। लगता है मुझे अपना अंडा लेकर घोंसले से बाहर जाना होगा, वरना मेरा अंडा पानी में ही डूब जाएगा। फिर रानू चिड़िया अपना अंडा लेकर घोंसला से बाहर आ जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ मैं समय रहते ही बाहर आ गई, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे कैसे भी करके मेरे अंडे को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। फिर रानू चिड़िया अपने अंडे को एक जगह रखने के लिए सुरक्षित जगह तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। मुझे तो कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। मेरा अंडा बारिश में भीग रहा है। लगता है किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया बाकी पक्षियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है। वो पहले गौरी कवि के घर जाती है और उसका घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। गौरी बहन, मेरी मदद करें, मुझे अपने घर के अंदर ले ले। बारिश बहुत हो रही है। बारिश की वजह से मेरा अंडा बारिश में भीग रहा है। मेरी मदद करें। अरे वो छोटी चिड़िया, चुपचाप चली जा यहाँ से। मैं तेरी कोई भी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। मैं कभी तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाली। अब यहाँ से चली जा। फिर रानू चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, मेरी मदद करें। बारिश की वजह से मेरा अंडा भीग रहा है। मुझे अपने घर में आने दे। रानू बहन, मेरे घर में मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जगह नहीं है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे को कहाँ से रखूँगी? ना बाबा, ना जाओ तुम अब यहाँ से। ऐसे ही हरियाली तोती रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करती है। चिड़िया निराश होकर अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों के बस्ती की ओर जाती है और वो किसान की पत्नी के घर जाकर उसके बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अपने घर के सामने चिड़िया की चू चू की आवाज़ सुनकर किसान की बेटी भागती हुई उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? दोस्त, बारिश की वजह से मेरा घर डूब गया है। मेरे जंगल में मेरे पक्षी दोस्त कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि बारिश की वजह से मेरा अंडा कहीं खराब ना हो जाए। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बताती हूँ। मेरी माँ तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। फिर वो नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के पास जाती है और चिड़िया के बारे में सारी बात बताती है। उसे चिड़िया को हमारे घर के अंदर आने दो। हमारा घर बहुत बड़ा है। वो किसी कोने में अपना घोंसला बनाकर रह सकती है। फिर वो नन्ही सी बच्ची चिड़िया को अपने घर में जगह देती है और सूखा घास देती है, जिससे चिड़िया अपने लिए नरम घोंसला बना लेती है। अब उसके अंडे सुरक्षित थे। नन्ही सी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया रानी, तुम धन्यवाद मत बोलना। मुझे पक्षियों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है। बारिश रुक जाने बाद तुम हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर अपने लिए बड़ा सा घोंसला बना सकती हो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए अपने घर के पास मैं हर दिन दाना रख दिया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश भी रुक जाती है। जैसे बच्ची ने कहा था,
रानू बड़े से पेड़ पर अपने लिए बड़ा सा घोंसला बना लेती है। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी इंसानों के बस्ती की ओर आती है और चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हुए देख लेती है। अरे यह क्या, यह छोटी सी चिड़िया तो इंसानों की बस्ती में मजे कर रही है। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया को यहाँ से हटाना होगा, फिर मुझे वहाँ पर घोंसला बनाना होगा और मैं मजे मजे से इंसानों का भोजन खाया करूंगी। ऐसा सोचकर गोरी कौवी तुरंत रानू के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंडे के लिए यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारे अंडे को मार देंगे। तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। गोरी, मुझे सब पता है। तुमने तो अपने घर में मुझे जगह नहीं दिया था, फिर मेरे बारे में इतनी चिंता तुम क्यों कर रही हो? अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं किसान की पत्नी को बोलकर अच्छे से पिटाई करवाऊंगी। इंसानों का नाम सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे में से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। चिड़िया उसका नाम प्यार से गुड़िया रखती है। उसे दिन के बाद से चिड़िया इंसानों के बस्ती में घोंसला बनाकर खुशी खुशी से रहने लगती है। अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अरे अरे, जल्दी से सब अपने अपने घरों में जाओ। तेज बारिशें शुरू हो गई। माँ, मुझे बारिश में नहाना है, मैं घर में नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं छुटकी बेटा, ये बारिशें तूफानी बारिशें हैं। अब कोई भी घर के बाहर नहीं रहेगा, सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। जल्दी से तुम भी घर के अंदर चलो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी छुटकी को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कालू जी, इतनी तेज बारिशें तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गौरी, तुम कुछ भी परेशान मत होना। तुम्हारा पति कालू तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। आप मुझे क्या बचाओगे कालू जी? हल्की सी बिजली कड़कती है तो मेरे पीछे आकर छुप जाते हो। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तभी जोरों से बिजली कड़कने लगती है। देखो गौरी, कितनी जोरों की बिजली कड़क रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा घर इस बिजली की वजह से टूट ना जाए। हाँ कालू जी, हमारा घर कितना पुराना है, कहीं इस बारिश की वजह से हमारा घर टूट ना जाए, वरना सारा भोजन पानी में बह जाएगा। सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा पुराने थे, जिस वजह से सभी पक्षी बहुत डर रहे थे कि कहीं उनका घर बारिश की वजह से टूट ना जाए। छुटकी बेटा, घर में ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना बारिश की वजह से हमारा घर टूट भी सकता है। माँ, हमारा घर टूट जाएगा तो क्या होगा? अरे छुटकी बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पति जी, मैं आपको कितनी बार कहती थी, बारिशें शुरू होने से पहले हमारा घर मजबूत कर लो, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख लो, अब कितनी जोरों की बारिशें हो रही हैं। कहीं हमारा घर इन बारिशों की वजह से टूट ना जाए। अगर सच में हमारा घर टूट जाएगा तो मेरे इन दोनों अंडों का क्या होगा? ऐसे कहते ही तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे लूसी, हमारा घर ऐसे क्यों हिल रहा है? तभी कबूतर का वो घर अचानक से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। पति जी, मेरे अंडे टूट गए। मेरे बच्चे अंडों में से बाहर आने से पहले ही मर गए। बारिश तो और भी तेज हो रही थी। सब पक्षियाँ अभी भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। फिर कुछ समय बाद चिड़िया और कौवे के घर भी हवाओं की वजह से नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। कालू जी, मेरी कमर टूट गई। हाय रे, निकालो कालू जी मुझे यहाँ से। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को वहाँ से बाहर निकालता है। ये बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन बारिशों की वजह से ही हम सब बेघर हो गए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। धीरे धीरे सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। पक्षियों, अब हम कहाँ रहेंगे? इन ठंडी बारिशों की वजह से हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। हम सबको जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाँ, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको अब घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कोई घना पेड़ ढूंढते हैं ताकि वो पेड़ हम सबको बारिश से बचा ले। फिर वो सब पक्षियाँ घना पेड़ ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। बारिशें रुकने तक हम सब यहाँ रह सकते हैं। वो तूफानी बारिश तो लगातार 2-3 दिनों तक होते ही जा रही थी। बेचारे भूखे प्यासे पक्षी बहुत परेशान थे। फिर 2-3 दिनों बाद अचानक से बारिश रुक जाती है।
रानू, मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, अब मैं उड़ भी नहीं सकती। दोस्तों, हम सब इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर इंसानों के बस्ती की ओर आती है और किसान की पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे पक्षियों, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम सब मेरे घर के बाहर एक पेड़ पर घोंसले बनाकर रह सकते हो। मैं तुम सबको वक्त वक्त पर भोजन दे दिया करूँगी। अगर फिर से बारिशें शुरू हो गई और फिर से तुम सबका घोंसला टूट जाएगा तो तुम सब मेरे घर में आकर आराम से रह सकते हो और भोजन भी खा सकते हो। अब तुम सबको कोई चिंता नहीं होगी। माँ जी, हम सब 2 दिनों से बहुत भूखे हैं। क्या अभी हम सबको दाना मिल सकता है? हाँ चिड़िया रानी, क्यों नहीं। मैं अभी तुम सबको चावल भिगो कर दे देती हूँ। फिर किसान की पत्नी चावल पानी में भिगोकर उन सबको नरम नरम चावल खाने के लिए दे देती है। फिर सब पक्षी घर के बाहर पेड़ पर अपने अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी को शुक्रिया अदा करती है। फिर वो सब खुशी खुशी से अपने अपने घोंसलों में रहने लगते हैं।